व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी से पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग रेशियोज। बच्चों, अकाउंटिंग रेशियोज का डिटेल वीडियो जो है वो प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लेंगे इसके सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बिना देरी करे बच्चों जुड़ जाइए मेरे साथ। तो यहां पर हम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, और मैं आपको बता दूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हर वीडियो में मैं आपसे कह रहा हूं डू एंड डाइज वाली सिचुएशन होती है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो भाई आप लोग ये जो तुक्के लगाने का पैटर्न चला रहे हो ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग देख लेंगे सर, जो आएगा सो आएगा, उसमें कुछ भी टिक कर देंगे, हो सकता है हमारी किस्मत अच्छी हो तो आधे या फिर आधे से ज्यादा हम लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो सही हो जाएंगे और हमें कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप पूरे 20 मार्क्स के जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको 20 आउट ऑफ 20 का टारगेट लेकर चलिए ना। आप जितने डिटेल में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे खुद ब खुद ही बनते चले जाएंगे। यहां देखेंगे बच्चों, तो यहां पे लिखा हुआ है टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर। तो एक एक चीज को ना आपको समझना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पर लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कैश। आपके पास इतना इनफ कैश है कि नहीं, आप इतने इनफ लिक्विड हैं कि नहीं कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकें। ये आपको कौन से रेशियोज बताते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो बताएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसमें से आधा सही है हालांकि। नेक्स्ट है आपका करंट रेशियो, क्विक रेशियो। यस, तो हमारे पास लिक्विडिटी चेक करने के लिए जो रेशियोज बनाए गए हैं वो कौन कौन से रेशियोज हैं? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। इफ यू रिमेंबर, जब मैंने आप लोगों को बच्चों लिक्विडिटी रेशियो पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था? टू चेक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म में आप सॉल्वेंट है कि नहीं। तो शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंसी लाने के लिए आपके पास इतना कैश होना चाहिए, इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि आप समय पर अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकें। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा? क्वेश्चन ने हमसे बताया, पूछा कि बताइए वो कौन से दो रेशियोज हैं जिनसे आप अपनी लिक्विडिटी को चेक कर सकते हैं। तो इसका सजेस्टेड आंसर है बच्चों करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ये वो दो रेशियो हैं जिनकी मदद से हम किसी भी फॉर्म की लिक्विडिटी को एसेस कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है तो मुझे, करंट एसेट्स इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स। तो ये हमारे लिए सजेस्टेड आंसर क्या हो जाएगा? 1 ईयर। देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं कौन से एसेट्स करंट एसेट्स होते हैं ना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए इसके दो क्वालिफिकेशन होते हैं। पहला, ऐसे एसेट्स जिनको आपने रीसेल पर्पस के लिए रखा है, ये भी हमारे पास क्या होते हैं? करंट एसेट्स। जस्ट लाइक बच्चों मैं बोल सकता हूं आप लोगों के लिए स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। बहुत ध्यान से सुनने, काम की बात बता रहा हूं आप लोग को, सो दैट थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए। तो ऐसी एसेट्स जिनको आपने रीसेल के लिए रखा है, ये भी हमारे लिए क्या होते हैं? करंट एसेट्स। लेकिन इसके अलावा बच्चों एक क्वालिफिकेशन और होता है, ऐसे खर्चे या फिर ऐसे एक्सपेंसेस जस्ट लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की क्या खासियत है कि इन्हें हम एक साल के अंदर रीसेल करके कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम इन्हें एक साल के अंदर कंज्यूम करके खत्म कर देंगे। जैसे सपोज एक स्कूल है, अगर एक स्कूल के अंदर हम लोग देखेंगे चौक, तो आप मुझे बताइए कि क्या स्कूल में जो चौक रखी है वो रीसेल करने के लिए रखी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो एक साल के अंदर कंज्यूम होकर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो बच्चों ये भी हमारे लिए क्या कहलाएंगे? करंट एसेट्स। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि वो कौन से एसेट्स होते हैं जो कि करंट एसेट्स होते हैं। तो ये आपसे कह रहे हैं कि जिन्हें हम लोग एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? करंट एसेट्स। लेकिन आपका नॉलेज ऐड करने के लिए बच्चों, नॉलेज में और एक और चीज ऐड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे खर्चे या फिर ऐसी चीजें जिन्हें आप एक साल के अंदर बेचेंगे नहीं, लेकिन अगर कंज्यूम करके खत्म कर देंगे तो भी वो आपके लिए करंट एसेट्स ही कहलाएंगे। तो यहां पे हमारा सजेस्टेड आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, 1 ईयर। नेक्स्ट बच्चों यहां पर चलिए न्यूमेरिकल्स आ गए हैं। यहां पर अ कंपनीज लिक्विड एसेट्स आर 5 लाख एंड इट्स करंट लायबिलिटीज आर 3 लाख। आफ्टरवर्ड्स इट्स पेड 1 लाख रुपीज टू इट्स ट्रेड पेबल्स। बताइए क्विक रेशियो कितना होगा? तो बच्चों यहां पर हम लोगों को लिक्विड एसेट गिवन है, तो इसको मैं मेंशन कर लेता हूं कितना है हमारे पास लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स है हमारे पास 5 लाख रुपीज के। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फिलहाल हमारे पास लिक्विड एसेट्स 5 लाख रुपीस के। देयर आफ्टर इट पेड 1 लाख रुपीस टू ट्रेड पेबल। आपने अपनी करंट लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया यहाँ पे अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख। तो भाई इससे हमारा कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कैश कम होने से हमारे जो लिक्विड एसेट्स हैं वो भी पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिक्विड एसेट्स आफ्टर पेमेंट। पेमेंट करने के बाद हमारे जो रिवाइज्ड लिक्विड एसेट्स हैं बच्चों वो कितने के हो जाएंगे? 4 लाख रुपीस के। और इसके बाद आता हूं बच्चों, अब मैं अपनी करंट लायबिलिटीज पे, फिलहाल हमारी करंट लायबिलिटीज कितने की है सर? 3 लाख रुपीस की। अब इसमें से आप लोग 1 लाख रुपीस की लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे तो आपकी रिवाइज्ड करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? 2 लाख रुपीस की। तो यहां पे लिख लीजिए करंट लायबिलिटीज आफ्टर पेमेंट। पहले हमारे पास करंट लायबिलिटीज कितने की थी सर? 2 लाख की।
फिर हमने पेमेंट कितने का कर दिया सर 1 लाख का, तो हमारी जो पहले 3 लाख की थी सर, पहले कितने की थी 3 लाख की, तो 3 लाख में से 1 लाख का पेमेंट कर देंगे तो हमारी रिवाइज करंट लाइबिलिटीज कितने की हो जाएंगी 2 लाख की। अब एक काम करो बच्चों, आप अपना क्विक रेशियो जो है उसे कैलकुलेट कर लीजिए, जिसको लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है। तो लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू होता है आपका लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स अब मेरे रिवाइज्ड वाले मुझे लेने पड़ेंगे कितने के 4 लाख के, और यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा रिवाइज करंट लाइबिलिटीज से, तो हमारा जो रिवाइज रेशियो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 2:1। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, आपके सजेस्टेड आंसर में ऑप्शन डी के अंदर यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है 2:1, तो आपको टिक यहाँ पे करना है 2:1। लेकिन इस तरीके से पूरा उसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाइज आपको उसको सॉल्व करते आना चाहिए, ऐसे नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल कर आ गए। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है कंपनी का क्विक रेशियो हमको गिवन है 1.5:1, करंट लायबिलिटीज यहाँ पे गिवन है 2 लाख की, इन्वेंट्री हमको गिवन है 1,80,000 की, और अब की बार आपको करंट रेशियो निकाल के दिखाना है, जिससे सर आपको करंट रेशियो निकाल के दिखाना है यहाँ पे क्विक रेशियो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल वीडियोस में भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर यहाँ पर आपको क्विक रेशियो गिवन है ना, तो क्विक रेशियो इक्वल्स टू होता है क्विक एसेट्स, जिनको लिक्विड एसेट्स भी बोला जाता है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो क्विक रेशियो यहाँ पे कितना गिवन है सर 1.5:1 इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स, सर हमको नहीं पता अभी कितने हैं लिक्विड एसेट्स, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हमारे पास कितने की है सर 2 लाख रुपीज की। अब एक काम करिए, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो आपको आपके लिक्विड एसेट्स मिल जाएंगे। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ये हो जाएगा सर 3 लाख रुपीज। तो लिक्विड एसेट्स हमको मिल चुके हैं बच्चों। आगे आपसे बोला जा रहा है कि इन्वेंट्री कितनी गिवन है 1,80,000। तो विद द हेल्प ऑफ लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री हम क्या बना सकते हैं सर, हम करंट एसेट्स बना सकते हैं। एक काम करिए, लिक्विड एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो फिर से एक और बार खोलिए। तो सर लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि क्वेश्चन के अंदर है नहीं तो हम उसको कंसिडर करेंगे नहीं। तो लिक्विड एसेट्स बच्चों हमारे कितने आ चुके हैं सर, लिक्विड एसेट्स आ चुके हैं 3 लाख की, इक्वल्स टू करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो सर वही तो अभी हम लोगों को पता लगाना है, और माइनस इन्वेंट्री की बात करूं तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी 1,80,000। अब ट्रांसपोजिशन कर लो बच्चों, तो ये माइनस वाला 180 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास करंट एसेट्स कितने के आ जाएंगे सर 4,80,000 के। अब आप यहां पर अपना करंट रेशियो निकाल सकते हैं। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है सर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो हमने कैलकुलेट कर ली है कितने सर 4,80,000 डिवाइडेड बाय अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो सर वो क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन है कितना 2 लाख रुपीज का। अब इसका बच्चों एक काम करिए, आप लोग रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो निकल कर आएगा 2.4:1। चलिए देखते हैं सजेस्टेड आंसर में किस ऑप्शन के अंदर हमें 2.4:1 गिवन है। तो सर यहां पर डी ऑप्शन के अंदर 2.4:1 गिवन है। आपका आंसर बच्चों एक ही बार में सही हो जाएगा। तो आप लोग बस स्पीड मेंटेन करिएगा, कोशिश करें कि भाई एक से 1.25 मिनट के अंदर जो है आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है कि फिक्स एसेट्स है हमारे पास 5 लाख रुपीस के, करंट एसेट्स है हमारे पास 3 लाख रुपीस के, इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपीस का, रिजर्व्स हमको गिवन है 2 लाख के, और लॉन्ग टर्म डेट हमको गिवन है कितना यहां पर 40,000। आपसे कह रहे हैं कि प्रोपराइटरी रेशियो निकालो। तो जैसी प्रोपराइटरी रेशियो यहां पे बोला जाएगा तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई यहां पर हमको शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं फिक्स एसेट्स हमारे पास और करंट एसेट्स हैं, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे टोटल एसेट्स। इसके अलावा मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व है और लॉन्ग टर्म डेट्स है। लॉन्ग टर्म डेट्स का तो भैया कोई काम ही नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व को प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करके क्या पता लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर प्रोपराइटरी रेशियो कितना है। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले मुझे चाहिए होगा शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड इक्वल्स टू होता है भाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के गिवन है यहाँ पे सर 4 लाख रुपीस के। इसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस हमको कितना गिवन है बच्चों 2 लाख रुपीस का। दोनों को उठा के ऐड कर लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 लाख रुपीस। हमारा आधा काम हो चुका है, अब मुझे क्या चाहिए टोटल एसेट्स चाहिए। तो वो तो क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियर कट गिवन है हमको। यहाँ देख लीजिए फिक्स्ड एसेट्स कितने के गिवन है सर 5 लाख रुपीस के। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे करंट एसेट्स कितने के गिवन है 3 लाख के। अरे ऑब्वियस ही बात है भाई, दो टाइप के एसेट्स गिवन है, दोनों को ऐड कर लो तो क्या बन जाएंगे सर टोटल एसेट्स बन जाएंगे। तो टोटल एसेट्स हमारे पास यहाँ पे कितने का हो जाएगा 8 लाख रुपीस का। और बच्चों अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोपराइटरी रेशियो जो है वो कैलकुलेट करूंगा। बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर ये अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में ना इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं होते। मैं तो आपसे कह रहा हूँ भाई उनको याद करते ही क्यों। अब नाम से समझ में आ रहा है प्रोपराइटरी रेशियो। प्रोपराइटर का मतलब क्या होता है ओनर। तो आपके पास जितने भी एसेट्स हैं, उसमें से ओनर का कंट्रीब्यूशन कितना है ये हमको क्या बता देता है प्रोपराइटरी रेशियो। तो भाई आप उसको इस तरीके से समझेंगे ना तो आपको सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन
टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उसमें से ओनर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये हमको कहां से पता चल जाता है, प्रोप्राइटरी रेशियो से। फर्दर सॉल्व कर लो बच्चों इसको। टोटल एसेट्स मेरे पास बिजनेस में कितने हैं कि 8 लाख रुपीस के, उसमें से ओनर्स फंड कितना है 6 लाख रुपीस का। अभी पता चल जाएगा कि जो पूरा का पूरा बिजनेस है इसमें ये ओनर के एंड से कितना फंडेड है। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 75% आई गेस निकल कर आएगा यहाँ पर। हाँ जी 75%। तो ये जो पूरा का पूरा बिजनेस है ना उसमें से 75 कंट्रीब्यूशन किसका है, बिजनेसमैन का, और रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन कितना है किसका है, आउटसाइडर्स का। तो ये सब चीजों पर हमको एनालिसिस करनी पड़ती है। तो फिलहाल इसका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। चेक कर लीजिए, कंप्यूटर जी भी जो है वो भी उसका ऑप्शन ए ही बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ डेट टू इक्विटी रेशियो एक्सीड दैट्स इट इंडिकेट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये क्या, बड़ी ही नॉलेज वाली बात लिखी हुई है यहाँ पे। आपको देखने में लग रहा होगा कि सिर्फ एक सिंपल सा आंसर मुझे बताना है कि आइडल रेशियो कितना होता है डेट टू इक्विटी रेशियो का। तो डेट टू इक्विटी रेशियो का आइडल रेशियो होता है बच्चों 2:1। मतलब अगर आपका जो ओनर्स फंड है उसके कंपैरिजन में जो आपका बोरोड फंड होता है ना वो 2 टाइम्स तक चल जाएगा। कहां तक चल जाएगा, 2 टाइम्स तक चल जाएगा। लेकिन अगर 2 टाइम्स से ज्यादा हो रहा है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि कोई एक बिजनेस है जहां पे बिजनेसमैन ने कितना लगाया है ₹1 लाख, और उसके कंपैरिजन में जो आपने बोरविंग्स करके रखी वो कितने की करके रखी है 2 लाख। यहां तक तो चलो हम लोग मान लेते हैं। लेकिन अगर रेशियो इसको बियॉन्ड जाने लग गया, 2:1 को क्रॉस करने लग गया, जस्ट लाइक सपोज 3:1, जो कि क्या शो करेगा कि बोरोड फंड्स कितने के हैं 3 लाख रुपीस के, और शेयर होल्डर्स फंड कितना है यहाँ पे ओनली 1 लाख रुपीस। अब ये पोजीशन यहाँ पे डाइसी होते चले जाएगी, इनकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या हो जाएगी, खराब होते चले जाएगी। क्यों होते चले जाएगी ये भी मैं आपको बता दूं भाई। जो कुछ भी आप अर्न करोगे ना उसका मैक्सिमम पार्ट आपकी बोरविंग्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चला जाएगा, तो शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई जो हमारा आइडल रेशियो माना गया है डेट टू इक्विटी रेशियो का, वो 2:1 माना गया है। उसके बियॉन्ड अगर किसी कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियोज निकल कर आ रहे हैं, उससे एक्सेस निकल कर आ रहे हैं, तो उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है अब वो धीरे धीरे रिस्की होते चले जाएगी। तो यहां पर हमारा सजेस्टेड आंसर क्या है 2:1, कि किसी भी कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो में 2:1 तक तो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है बच्चों 20 लाख रुपीस का, रिजर्व हमको गिवन है 5 लाख के, डिवेंचर हमारे पास यहाँ पे 10 लाख के, करंट लायबिलिटीज 8 लाख की, और यहाँ पे हमको डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो भी निकालूंगा और कमेंट भी करूंगा इस डेट टू इक्विटी रेशियो पे। आप भी साल प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो वहाँ रेशियोज निकालने का कमेंट भी करने पड़ते हैं, तो इनको सीखिए, इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई निकालना मुझे क्या है डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब मैं कंपेरिजन करूंगा बिटवीन बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड। हमको कंपेरिजन करना है बिटवीन यहाँ पे बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड। तो एक काम करते हैं, अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बोरोड फंड की, तो हमको चाहिए होता है डेट। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि डेट के अंदर हमेशा नॉन करंट लायबिलिटीज ही ली जाती हैं, करंट लायबिलिटीज नहीं ली जाती हैं। तो डेट के नाम पे मेरे पास यहाँ पे डिबेंचर्स गिवन है कितने के 10 लाख रुपीस के, तो डेट में मैं कितना डाल दूंगा यहाँ पे बच्चों 10 लाख रुपीस। सर यहाँ पर करंट लायबिलिटीज भी तो है, लेकिन करंट लायबिलिटीज को डेट में कंसिडर नहीं किया जाता है, सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटीज को लिया जाता है। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए सर, इसके अलावा हमको चाहिए होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड, जिसे आप लोग बच्चों शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड कैसे आता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस से। तो यहां पर शेयर कैपिटल कितने का गिवन है सर 20 लाख रुपीस का, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कितना गिवन है सर 5 लाख रुपीस। तो इनको ऐड कर लो तो कितना निकल कर आ जाएगा सर 25 लाख रुपीस। अब यहां पर हम देख सकते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि ये जितना भी इनके पास बिजनेस है उसमें से 25 लाख रुपीस के एसेट्स जो है ना वो कहां से लाए गए हैं, आपके ओनर्स के एंड से, और रिमेनिंग 10 लाख से कहां से लाए गए हैं, आपके आउटसाइडर्स के एंड से, जिन्हें हम लोग अपने क्रेडिटर्स या फिर हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं। चलो बच्चों फिर इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं अपन ओनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच में। तो यहाँ पे आ जाएगा डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। कई बच्चे मैं देखता हूं कई बार जल्दी जल्दी में फॉर्मूले उल्टा लिख देते हैं। अरे भाई जो पहले लिखा है उसको न्यूमरेटर बना दो और जो बाद में लिखा है उसको डिनोमिनेटर बना दो। इतना तो कर सकते हो यार, और कौन सी सिंपल ट्रिक दूं इसमें मैं आपको। तो यहां पर हमारे पास डेट कितने का है सर, डेट हमारे पास 10 लाख रुपीस का है, और इक्विटी सर हमारे पास कितने की है 25 लाख रुपीस की। आपका जो रेशियो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 0.4:1। मतलब अगर बिजनेसमैन ने 1 रुपये लगाए हैं तो हमने इस बिजनेस में 40 पैसे उधार लेके लगाए हैं, ये इसका मतलब है। तो आप देख सकते हो बहुत ही कंफर्ट जोन में ये लोग अभी।
अगर ये यहाँ पर 2:1 हो जाता और उससे ज़्यादा हो जाता ना, तो फिर समझो कि भैया अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा कि हमको अब अपना डेट टू इक्विटी रेशियो क्या करना है, इंप्रूव करना है। वेल देयर आर सो मेनी वेज। ऐसा नहीं है कि किसी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो खराब चल रहा है तो उसे इंप्रूव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, बहुत सारे इसके तरीके होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा डेट टू इक्विटी रेशियो फिर से निकाल के दिखाना है आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास है 5 लाख रुपीस के, जनरल रिजर्व हमारे पास 3,20,000। अच्छा, इसके अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हैं, एक बार इसको भी डिस्कस करेंगे अपन लोग, ये होते क्या है और इसका यहाँ पे रोल क्या है। आगे आपसे बोला जा रहा है डिवेंचर्स हमारे पास गिवन है कितने के, डिवेंचर्स है सर हमारे पास 3,20,000 के। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अच्छा टाइपिंग एरर है और कुछ भी नहीं है, तो इसको आप दोबारा कंसिडर मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी एक बार गिवन है। इसके बाद हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज है वो कितने की है, 80,000 रुपीज की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, फोकस यहां पर रखो। स्टार्ट क्वेश्चन को कैसे करना है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक किसी बड़े बुजुर्ग के मुंह से मैंने सुनी थी कि अगर आपने स्टार्ट अच्छा किया है ना तो समझ जाओ 50% काम तो वहीं पर हो चुका है। तो यहां पर देखो डेट टू इक्विटी रेशियो मुझे चाहिए, तो मुझे टोटल फोकस होना चाहिए किस पे, डेट पे और इक्विटी पे। तो डेट मैंने आपको बच्चों भी पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि हमेशा नॉन करंट लायबिलिटीज ही ली जाती है, करंट लायबिलिटीज को आप लोग नहीं ले सकते। तो डेट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज में हम लोग लेंगे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपके हमेशा क्या रहेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज रहेंगे। हाँ, जिस साल इनकी मैच्योरिटी होती है उस साल ये करंट लायबिलिटी बनते हैं। तो डिबेंचर्स हमारे पास कितने के, 3,20,000 के। तो हमारे पास डेट कितने का है, 3,20,000 का। अब रही बात इक्विटी, तो भाई मुझे इक्विटी बनानी पड़ेगी। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा, तो इक्विटी बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगा बच्चों शेयर कैपिटल, कितने का गिवन है सर यहाँ पे, 5 लाख रुपीज का। उसके बाद जो बिजनेस के पास जितनी भी सेविंग्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जो कि कितनी है, 3,20,000। और इसके बाद बच्चों आते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे। अब ये होते क्या है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये एक तरीके के एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं जिन्हें राइट ऑफ किया जाता है। तो लॉस है भाई, तो कहीं ना कहीं आपको इसको इक्विटी में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। रही बात मीनिंग की, तो बच्चों जो कंपनीज होती है ना उन कंपनीज के प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिन्हें आगे जाके धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स में से क्या कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो यहां पर हमें इसको नेगेटिव वैल्यू ट्रीट करके, लॉस ट्रीट करके 20,000 यहां से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर मैं इसको ऐड करूं बच्चों, इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मेरे पास इक्विटी जो निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 8 लाख रुपीस की। अब भैया निकाल लो डेट टू इक्विटी रेशियो। यहाँ पर भी इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक ठाक दिख रही है, क्योंकि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो में देखेंगे आप लोग कि इनके पास जो डेट है वो है 3,20,000 रुपीज़ का, और इनके पास जो इक्विटी है वो कितने की है, 8 लाख रुपीज़ की। मतलब कंफर्ट जोन में है बच्चों कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा सर 0.4:1। तो हमारा सजेस्टेड आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कंप्यूटर जी भी हमें क्या आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते चले। अभी मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए हर चैप्टर से। एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, मेरा कोई सा भी वीडियो देख लीजिएगा, किसी भी साल का देख लीजिएगा, हर बार आपको मैं नए क्वेश्चंस ही ला के दूंगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या यहाँ कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए फर्म, प्रोपराइटरी रेशियो हमको निकाल के दिखाना है। प्रोपराइटरी रेशियो निकाल के दिखाना है। फिक्स एसेट्स हैं भैया 3,30,000 के, करंट एसेट्स हैं आपके पास 1,90,000 के। इधर पे भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गया कितना, 30,000 का। इक्विटी शेयर कैपिटल है 2,44,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1,70,000 और रिजर्व फंड हमारे पास गिवन है 58,000 के। तो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि अगर अपने स्टार्ट सही करी है तो 50% काम, आधा काम उधर ही हो जाता है। यहाँ निकालना क्या है मुझे, प्रोपराइटरी रेशियो। तो सीधे मेरा माइंड को मैं किधर लेके जाऊंगा कि प्रोपराइटरी रेशियो के लिए मुझे शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स की जरूरत होती है। तो एक काम करो, बनाओ शेयर होल्डर्स फंड, जिसको आप लोग इक्विटी भी बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो बच्चों कितना गिवन है सर, 2,44,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है अब की बार कितना, 1,70,000 प्लस रिजर्व का नाम पे हमको कितना गिवन है सर, 58,000 और माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमें इसमें से क्या करने पड़ेंगे सर, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 30,000। एक काम करते हैं बच्चों, इनको ऐड करते चलते हैं अपन लोग। तो 2,44,000 में सबसे पहले मैं अगर 1,70,000 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा 3,44,000 प्लस 70, 4,14,000। यहाँ तक हो गया 4,14,000 और 4,14,000 बच्चों मुझे यहाँ से 28 और ऐड करने। तो 4,14,000 में 28 मुझे और ऐड करने हैं।
तो ये हो जाएगा 4,42,000। लेकिन एक बार बच्चे कम काम करते हैं, इसको क्रॉस चेक वापस से कर लेंगे, तो मैं बिल्कुल सही हूँ, 4,42,000 ही आएगा। आगे चलते हैं। 4,42,000 के बाद यहाँ पे एक बार यार पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि इसको फिर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। तो 2,44,000 यहाँ पर हो गया। इसके अलावा 170 का 58, चलो वो तो मैं बाद में ले लूँगा। तो यहाँ से आ गया कितना 4 देखिए बोला था ना, कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आ रही है कि इसका जो कैलकुलेशन है सही नहीं है। चलो भैया फटाफट कर देता हूँ। 2,44,000 और 170, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और 7 और 4 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी ओवर 1, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 4,14,000। अब 4,14,000 में काम करेंगे, 58 प्लस करना है और 30 माइनस करना है, तो अल्टीमेटली 28 जो है ना वो आप लोग यहाँ पे प्लस कर दो। तो 28 अगर मैं इसके अंदर प्लस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 और 8 12 का 2 कैरी ओवर 1। अरे सर सही थे आप भैया, बिल्कुल सही है, 4,42,000 आ गया। इसके बाद हमको क्या चाहिए होते हैं सर, टोटल एसेट्स चाहिए होते हैं। तो टोटल एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा सर, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को आपस में उठा के ऐड कर देते हैं। तो सर 3,30,000 के जो है मेरे पास यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स है, जिन्हें फिक्स एसेट्स भी बोला जाता है। और आते हैं अब करंट एसेट्स पे, तो करंट एसेट्स यहाँ पे कितने के 1,30,000 के, दोनों को उठा के ऐड कर लो भाई। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है सर, ये हो रहा है 3 लाख और प्लस 1 लाख 4 लाख और 5,20,000 यहाँ निकल कर आ जाएगा। अब लगा दीजिए आपका फॉर्मूला कि प्रोपराइटरी रेशियो इक्वल्स टू, अच्छा ये बच्चों एक ऐसा रेशो है प्रोपराइटरी रेशो, जो कि आप लोग इसको यहाँ पे टाइम्स में रेशो में भी दिखा सकते हैं, और इसके अलावा बच्चों आप लोग इसको परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड कितना 4,42,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स हमारे पास कितने के हैं सर 5,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए बच्चों, आपको आपका आंसर निकल के मिल जाएगा। यहाँ पर ये लगभग होता है 85%। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 85%। मतलब बहुत अच्छी पोजीशन है इनकी, यहाँ देख लीजिए 85%, बहुत अच्छी पोजीशन इनकी। अगर 100 रुपए के एसेट्स हैं तो उसमें से 85 कहाँ से लेकर आए, ये लोग ओनर्स से लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। किसी भी कंपनी में जितना ज़्यादा ओनर्स फंड रहेगा ना, वो ये शो करता है कि ओनर्स का खुद का कितना कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी के ऊपर। और अगर आपका जितना ज़्यादा, ऐसे समझ लो कि जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो बड़ा हायर है, क्या शो कर रहा होता है वो कि ओनर्स का पैसा कम है और आपका जो डेट है वो ज़्यादा है। मतलब जो ओनर्स उनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो दूसरों का पैसा बिजनेस में लगाए बैठे हुए हैं, दिस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की गिवन है सर 1 लाख रुपीज़ की, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की गिवन है 1,50,000 की, परचेजेस हमको कितने के गिवन है यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ के, कैरियज इनवर्ड जो कि अपने आप में एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और वेजेस ये भी अपने आप में एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और यहाँ पर आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल के दिखाना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, कौन सा रेशियो निकालना है, उसके लिए सीधे हमको फॉर्मूले के पास जाना पड़ेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो मैं काम करूंगा भाई, पहले यहाँ पे बनाऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है, आप हमेशा बताते हो ना कि जिस माल को आप बेच रहे हो उसकी लागत, मतलब वो हमको कितने में पड़ता है, उसको क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनाया जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, साल के स्टार्टिंग में मेरे पास कितने का माल रखा हुआ था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, इस बार हमने कितने के गुड्स खरीदे अभी तक, अब इन गुड्स को खरीदने और बनाने में कितने के हमने खर्चे कर दिए, जिनको क्या बोला जाता है सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और बचा हुआ माल जो है वो इसमें से उठा के बाहर कर दो लागत में से, तो माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री पे आइए, ओपनिंग इन्वेंट्री हमको कितनी गिवन है सर ₹1 लाख, प्लस परचेजेस हमको कितना गिवन है सर 6 लाख, प्लस अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे मेरे पास यहाँ पे 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हमारे जो कैरियज होता है, अगर कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट ट्रीट करना, और वेजेस तो हमेशा होता ही डायरेक्ट। क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अरे 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे ना आपने, जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं आप लोग, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि गुड्स को खरीदने और बनाने से रिलेटेड होते हैं, उनको क्या बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक काम करो, दोनों को उठा लो एक साथ, 2 लाख और 25,000, तो ये कितना हो जाएगा 2,25,000, और माइनस इसमें से हमको क्या करनी पड़ेगी क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये कितनी मेरी 1,50,000। अब इनको बच्चे काम करते हैं, अपन लोग प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 1 लाख और 6 लाख हो गया 7 लाख, 7 और 2 हो गया 9,25,000। इसमें से हमको हटाना है 1,50,000। तो 9,25,000 में से बच्चों 150 अगर मैं माइनस करूंगा तो देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा सर, ये आएगा 7,75,000।
7,75,000। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। अब आते हैं हमको इसके अलावा क्या चाहिए होता है सर, इसके अलावा हमको चाहिए होता है एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ गिवन है मुझे कितने की, 1 लाख रुपीज़ की। क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो वो भी हमको गिवन है कितने का, 1,50,000। कहीं से तो उठाया था मैंने, यहाँ से उठाया था। तो 1,50,000 का आप लोग क्या ले लीजिए यहाँ पर, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कर दो 2। तो बच्चों ये कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है आपका 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा सर 1,25,000। अब एक काम करिए, यहां से आप लोग बच्चों अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको कितना गिवन है, 7,75,000। और अगर कोई एक स्टूडेंट जो अभी सिर्फ ये वीडियो देख रहा है और अगर उसने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखा है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, क्या शो करता है। ये सारी चीज़ जरूर देखें, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो बच्चों ये जो आपका निकल कर आएगा लगभग 6.2 निकल कर आ रहा है हमारे पास आंसर में 6.2 बिल्कुल है ऑप्शन डी के अंदर। तो बच्चों आपका सजेस्टेड आंसर क्या हो जाएगा, 6.2। तो तुक्का मत लगाइए, तुक्का नहीं लगा पाओगे, तुक्का लगाओगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, आपके नंबर चले जाएंगे। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि हम लोग यहाँ पर इस सारे के सारे क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करना सीख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि अकाउंटिंग रेशियो आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट मींस क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड इन रेशियो एनालिसिस। गलत बात। अगर रेशियोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकाले जाते हैं तो भाई फिर इसके अंदर जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं उनको कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वालिटेटिव फैक्टर्स की बच्चों कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है। तो यहां पे लिखेंगे ऑलवेज कंसीडर्ड इन रेशियो एनालिसिस, गलत बात है। समटाइम कंसीडर्ड इन द रेशियो एनालिसिस, नहीं। इसके बाद है समटाइम्स इग्नोर्ड इन द रेशियो एनालिसिस, समटाइम्स वाली बात ही नहीं है, ऑलवेज इग्नोर्ड इन द रेशियो एनालिसिस। तो बच्चों हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। तो समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्यों हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो है वो रेशियो एनालिसिस के अंदर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव फैक्टर्स की बच्चों कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है। और यहां देखो सारी की सारी जो है आपके रेशियो एनालिसिस किस पे हो रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। मतलब मॉनेटरी टर्म्स में ये सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी, उनके बेसिस पे आप लोग रेशियो एनालिसिस करेंगे, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर्स की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं डाला जा सकता। तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स को रेशियो एनालिसिस करते वक्त हर टाइम क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में लूज टूल्स एंड स्पेयर्स आर स्पेयर्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस। तो यहां पे आपको बताना है कि जो आपके लूज टूल्स एंड स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स होते हैं, उनका क्या होता है देख लेते हैं। आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्रीज वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, बी ऑप्शन में आर नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्रीज वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, सी ऑप्शन में है कि आर इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, इधर ए और सी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों कि करंट रेशियो कैलकुलेट करते वक्त जो आपके लूज टूल्स एंड स्पेयर्स एंड स्टोर्स होता है उन्हें करंट एसेट्स के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें कैश में कन्वर्ट करने के लिए पर्पज से नहीं रखा गया है, इन्हें बिजनेस में यूज करने के पर्पज से रखा गया है। तो लूज टूल्स एंड स्पेयर्स करंट रेशियो निकालते वक्त कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो यह बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी, इसमें लिखा आर इंक्लूडेड, हमको नहीं इंक्लूडेड वाला बताना है ना, मैंने उसको आर इंक्लूडेड वाला कर दिया। एक्चुअली आर नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्रीज व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, एकदम क्लियर। तो नहीं लेते हैं इसलिए आर नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंपनीज करंट रेशियो 1.5:1 आफ्टर अ चेक इज इशू टू अ क्रेडिटर, करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों करंट रेशियो मेरा कितना है 1.5:1, तो यहाँ पर करंट रेशियो में होगा हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करना आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको याद होगा तो करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 है, तो 1.5 है तो कोई ऐसा फिगर ले लो कि भाई आपका जो रेशियो है वो कितना हो जाए, 1.5:1 हो जाए। तो 1.5 से मैंने ले लिया कितना 1,50,000, और ये 1 से मैं कितना बना लेता हूँ करंट लायबिलिटीज को, यहाँ पे 1 लाख रुपीस का। तो मैं मान के चलता हूं, अजम्पशन है यहाँ पर कि मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो कितने के रहे होंगे 1,50,000 के, और मेरी जो करंट लायबिलिटीज वो कितने की रही होगी 1 लाख रुपीस की रही होगी। ठीक है, इसलिए हमारा रेशियो कितना है 1.5:1। अब ये कह रहे हैं आफ्टर चेक इज इशूड, एक चेक इशू करो। चेक इशू करने से आपके जो करंट एसेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब सर ये 50,000 कहाँ से ले आए, भाई इमेजिनरी वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, तो मान के चलता हूँ कि 50,000 का चेक हमने इशू कर दिया है, किसको, क्रेडिटर को। तो हमारे क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे अप टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000। अब रिवाइज वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके जो करंट एसेट्स हैं कितने के 1 लाख रुपीज़ के, और जो आपकी रिवाइज करंट लायबिलिटीज है वो कितने की है 50,000 की। रिवाइज रेशियो जो है 2:1, मतलब इस ट्रांजेक्शन की हैपनिंग से आपका करंट रेशियो 1.5:1 से इंप्रूव होकर कितना हो गया 2:1। तो यहाँ पे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ ए बिजनेस मींस, मतलब सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं? तो याद करो टाइप्स ऑफ रेशियोज मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कि हमारे पास होते हैं लिक्विडिटी रेशियो टू चेक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियोज टू चेक ए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो सॉल्वेंसी की मदद से हम किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस करते हैं। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है सॉल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस मींस द फर्म एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, नहीं शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म। अगर आपका बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को सर्व करने में, डिस्चार्ज करने में सक्षम है, इट मींस आप सॉल्वेंट है। तो एकदम सही है बच्चों यहां पे हमारा आंसर। नेक्स्ट, फॉर कैलकुलेटिंग डेट टू इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन को लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में ऐड कर दिया जाता है, दोनों को मिला के क्या बनाया जाता है? डेट। तो एडेड टू लॉन्ग टर्म डेट्स यहां पे जो है हमारा बच्चों इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई जिसको बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक काम करता हूं, पहले यहां पे मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमको चाहिए होता है सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब जो कुछ भी आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा उसका कितना परसेंट आप लोग प्रॉफिट कमा लेते हो, माल बना लेते हो। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट आरओआई नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर गिवन है इसलिए तो बिफोर बनाना होता है। 10% डिबेंचर्स मुझे गिवन है 15 लाख रुपीस के, यहां से मैं इंटरेस्ट निकाल लूंगा। टैक्स जो है हमारा वो है 10% ऑन कैप, टैक्स का जो परसेंटेज है वो है 10%, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कितना गिवन है बच्चों? 26 लाख। तो सबसे पहले ना हमको पीबीआईटी चाहिए होता है, जिसको बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसका फॉर्मूला होता है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। ये सब पढ़ा चुका हूं बच्चों, आप लोगों को मेहनत करके बस ढूंढने हैं वीडियोस। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट प्लस इंटरेस्ट, तो इससे हमारा क्या निकल कर आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहां से देख सकते हैं आप लोग कितना दिख रहा है सर 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट करो। 100 में से टैक्स रेट कितना परसेंट है? 10% का, माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 90। इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, और प्लस यहां पर अब इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? डिबेंचर जो है 15 लाख से उसका 10% निकाल लीजिए। तो 15 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर? 1,50,000। इसको और फर्दर सॉल्व कर लो बच्चों। तो यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 लाख, और 5 लाख में हम लोग आगे जाके 1,50,000 को क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा वो निकल कर आएगा 6,50,000। अब एक काम करो, आरओआई निकाल लो। तो यहां पर 6,50,000 हमारा क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय बच्चों हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था सर? 26 लाख का। कितना है हमारे पास? 26 लाख का, 25% के आसपास आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करो भाई इसको सॉल्व करोगे 25% आएगा आपका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री हमको गिवन है फर्म की कितनी? 80,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमको गिवन है 60,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स का। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के दिखाइए। उल्टा चलना है इसके अंदर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री बनाना पड़ेगा। ऑल्दो जो एक्चुअल में क्वेश्चंस होते हैं वो ओपनिंग क्लोजिंग से हमको कहां लेकर जाते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर के रेशियो की तरफ। तो कोई बात नहीं भाई, जो गिवन है उसको यूज करो। तो जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि जो भी चीज गिवन है सीधे उसके डेरिवेशंस पे पहुंचो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आईटीआर, प्यार से इसको आईटीआर बोलता हूं, ये इनकम टैक्स रिटर्न भी होता है आईटीआर तो, लेकिन आपको इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो समझना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो सीओजीएस यहां पे हमको कितना गिवन है सर? 6 लाख रुपीस का। ये देख लो भाई, वहां से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना गिवन है? 6 लाख रुपीस। तो भाई इधर तो डाल दो आप लोग 6 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री निकाल लूंगा, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरा कितना है? 5 टाइम्स, और यहां ब्रैकेट में मैं डाल दूंगा एवरेज इन्वेंट्री। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो सर एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 5। कितना निकल कर आएगा सर? 1,20,000। तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 1,20,000। अब एक काम करो बच्चों, एवरेज इन्वेंट्री खोल लो। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू होता है सर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो
एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ चुकी है सर 1,20,000। अब यहाँ पर आता हूँ बच्चों में, ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे कितनी गिवन है 80,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री पता लगानी है हमने, डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये कितना हो जाएगा सर 2,40,000 इक्वल्स टू 80,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आप कर दीजिए बच्चों ट्रांसपोजिशन, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू हो जाएगा 240 में से 180 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 1,60,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी निकल कर आ रही है 1,60,000। किन में से 1,60,000 है सर? ए ऑप्शन में 1,60,000 है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए 1,60,000। नेक्स्ट, 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, पहले मैं आपको समझा दूं ये कहां से डिराइव किया गया है। आपका जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू होता है 100। उसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो कॉस्ट को कंपेयर कर रहा होता है, और आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है ये प्रॉफिट को कंपेयर कर रहा होता है सेल्स से। दोनों ही किससे कंपेयर किए जाते हैं? सेल्स से। मतलब सेल्स का एक हिस्सा क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग रेशियो, और उसका एक हिस्सा क्या बन जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसलिए दोनों को ऐड करने से हमेशा क्या आएगा 100। अब ट्रांसपोजिशन कर देना जरा, 100 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है अगर वो माइनस कर दूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो अगर माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग रेशियो। तो बच्चों यहां पे सजेस्टेड आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स हमको गिवन है कितने की 6 लाख रुपीस की, जीपी जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है, कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल के दिखाओ। बिल्कुल निकाल के दिखा देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में तो अपन लोग माहिर है बच्चों, आपको याद होगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले COGS इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ एक प्रॉब्लम है भाई, ये 25% सेल्स का मत निकाल देना, वो खुद ही बोल रहे हैं ऑन कॉस्ट। नहीं तो पता चला जल्दी जल्दी में 25% किसका निकाल दिया आप लोगों ने, यहां पर सेल्स का। ऐसा मत करना। तो COGS हमको पता नहीं है तो उसको मैं एक्स ले लेता हूं, कॉस्ट भी बोला जाता है जिसको। सेल्स हमारी कितनी है यहाँ पे 6 लाख। अब जीपी जो है ना वो कॉस्ट का 25%, मतलब जीपी जो है वो एक्स का 25% है, तो ये हो जाएगा 25x अपॉन 100। आगे चलिए काम करो बच्चों, तो x इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 25x अपॉन 100 जो है वो जाएगा x अपॉन 4, और फिर उसकी ट्रांसपोजिशन कर दीजिए तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या जाएगा x अपॉन 4 इक्वल्स टू 6 लाख। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 4 इक्वल्स टू 6 लाख। और सॉल्व करो बच्चों इसको आप लोग x की वैल्यू निकाल लो जो कि अपने आप में क्या है COGS, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 5। चलिए 4,80,000। COGS मेरा कितना आएगा 4,80,000। तो इससे बच्चों अब मैं क्या निकाल सकता हूं, अब यहां से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दो तरीके आपके उस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के। COGS का सीधे कितना निकाल लो अब आप लोग 25%, तो GP इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा COGS का 25%, तो मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। COGS कितना निकल कर आया था सर 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, 1,20,000 निकल कर आएगा यहाँ पर। तो ये तो अभी जीपी आया है, अब मैं इसको जीपी रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स आपकी कितने की है 6 लाख रुपीस की है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, कितना निकल कर आ जाएगा 20%। एकदम क्लियर? ढूंढ लो भैया किधर पे गिवन है 20%, यहाँ रहा 20%। इसको मैं एक ट्रिक से भी सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर मैं दिखते से ही आंसर बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम उस पर नहीं जाने वाले हैं। किसी दिन फुर्सत में रहूंगा तो मैं आपको ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ट्रिक्स जो है मिलाऊंगा आपको, किस तरीके से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बताऊंगा। नेक्स्ट है, इट इज यूजुअली an accepted fact that the lower this ratio the better will be margin of operating profit on revenue from operation। चलो भाई इसमें भी देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझो। इट इज यूजुअली एन एक्सेप्टेड फैक्ट, मतलब लोगों ने मान लिया है कि ये वाला रेशो जितना कम रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना ज्यादा रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो आपका ऑपरेटिंग रेशो होता है जो कि किसको शो करता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को, कि सेल्स के कंपैरिजन में आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो कि ये बताता है कि सेल्स में से आप कितना % बचा लेते हो इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये इक्वल्स टू होता है आपका 100। आ रही बात समझ में? तो ये जो है ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 100। अब जितना लोअर आपका कॉस्ट रहेगा उतना हायर आपका क्या रहेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो जितना नीचे जाएगा मतलब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट उतनी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उतना ज्यादा ही हमारा क्या निकल कर आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इनमें से वो कौन सा रेशियो है जिसके कम होने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते चले जाता है, तो वो है बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो।
नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस या फिर बच्चों अदर एक्सपेंसेस। तो यहां इसका आंसर निकल कर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। In which of the following accounting ratios cost of goods sold, cost of revenue from operation is taken as a numerator? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें आप चाहो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लीजिए या चाहिए तो आप लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लीजिए न्यूमरेटर में, तो वो होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको दोनों से सॉल्व किया जा सकता है, COGS से भी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से भी। इसके बाद है डेट कलेक्शन पीरियड जो है हमारा 2 मंथ्स। तो पहले भाई समझो तो डेट कलेक्शन पीरियड क्या होता है। डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि ऑन एन एवरेज कितने दिनों में आप अपने डेटर से क्या पैसा ले लेते हो। जिनको आपने गुड्स बेचा था ना, माल बेचा था क्रेडिट में, वो आपको कितने दिन में कैश दे देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डेट कलेक्शन पीरियड। तो यहां पे आपको बताना है कि फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना रहेगा। ठीक है भाई, तो एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो आपका डेट कलेक्शन पीरियड होता है वो निकल कर आता है, अच्छा यहाँ पे टाइम्स में गिवन है, वो निकल कर आता है बच्चों मंथ्स में ले लेता हूँ फिर मैं उसको 12 डिवाइडेड बाय TR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो हमारा डेट कलेक्शन पीरियड कितना दिख रहा है अपने को सर, डेट कलेक्शन पीरियड जो है हमारा वो है 2 मंथ्स का और ये हो जाएगा 12 अपॉन TR ही तो निकाल के दिखाना है, तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो TR मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना निकल कर आएगा 6 टाइम्स। बच्चों आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे सजेस्टेड 6 टाइम्स। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने अकाउंटिंग रेशियोज के बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ कवर कर लिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आप नहीं ढूंढ पा रहे या फिर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आप बस कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे अपना डाउट मेंशन कर दीजिए, मैं पर्सनली आप लोगों की वहां पर हेल्प करने आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।